सो वेलकम टू कैरियर। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। और देखिए हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे ना। एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़े थे और एंडोक्राइन सिस्टम का हमें पार्ट 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्ट 3 पढ़ना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमें कुछ ग्रंथियों के बारे में बात करनी थी। तो एक बार सभी लोग लाइव आएंगे और बताएंगे कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे पॉजिटिव नोट पे। हमारे साथ खुशी है, प्रिंस है ना। तो सारे लोग जुड़ जाइए और बताइए कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लें। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एंडोक्राइन सिस्टम। क्या? तो पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, हम आज के सेशन का आगाज करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। बिल्कुल मैं ठीक हूं। दीपक साहब, ठाकुर, शिवानी, किशन, गुप्ता, बपन, विश्वास, मोहम्मद, कुशल और अहम शुक्ला। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? आवाज जा रही है हमारी? चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं दीपक साहब। तो हम लोग अगले ग्लैंड की तरफ बिल्कुल चलेंगे। अगले ग्लैंड की तरफ हम लोग चल लेते हैं। हमारा जो अगला ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? तो आप कहेंगे सर एड्रीनल ग्लैंड हमें पढ़ना है, बाकी तो सारे ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट विद एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल नाम से क्लियर है कि ये हमारे किडनी के ऊपर पाया जाएगा। तो रीनल वर्ड जहां पे भी आ जाए, रीनल वर्ड जहां पे भी आ जाए, उसका मतलब किडनी से संबंधित चीजें होंगी। ठीक है जी, किडनी से संबंधित चीजें होंगी। तो एड्रीनल अधिविरक ग्रंथि, इसको हिंदी में एड्रीनल भी ऐसे लिख सकता है, कुछ कह नहीं सकते हिंदी वालों का ऐसे। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है। अब देखें आप ये एड्रीनल ग्रंथि की लोकेशन। तो ये हमारी किडनीज है, 2 किडनीज होती हैं, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। ठीक है, ये 2 किडनीज होती हैं और दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि मिलेगी आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ग्रंथि पेयर में होती है, जोड़े में होती है। तो ये किडनी के ऊपर जो एक एक ग्रंथि आपको दिख रही है वो आपका एड्रीनल। रीनल मतलब क्या है? रीनल शब्द जहां पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? किडनी। तो ये किडनी के ऊपर देखो क्या है, स्थित है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसका नाम है एड्रीनल। अधिविरक, विरक के अधीन, है ना। तो ये हमारी किडनीज होती हैं राजमा के आकार की या बीन शेप्ड होती हैं। तो ये हमारा विरक है। तो विरक के अधीन ग्रंथियां होती है, सो अधिविरक। सो इसका जो स्थान है तो लिख दिया है कि इट इज फाउंड अबव द किडनीज। और ये कितना होता है? 1 पेयर होता है। इसको भी बात याद रख लीजिएगा, एक जोड़ा या एक जोड़ी होती है। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? 26 का पीडीएफ नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, उसको अपलोड करवाते हैं। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। इसे हम इमरजेंसी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसको? एड्रीनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इमरजेंसी ग्लैंड। इसे हम इमरजेंसी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्यों? याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे इसे इमरजेंसी ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जब हृदय पढ़ रहे थे वहां पे हमने बताया था कि एड्रीनल को इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, खुशी, गम, लड़ाई, झगड़ा, डर, तनाव, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, उस इमरजेंसी सिचुएशन से जूझने के लिए, उस इमरजेंसी सिचुएशन से आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए जरूरी कौन ग्रंथि होती है? एड्रीनल। तो हर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपकी बॉडी को क्या करता है? तैयार करता है। इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि भाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल एफ या 4S ग्लैंड। इसे ट्रिपल एफ या 4S ग्रंथि कहा जाता है। ट्रिपल एफ या 4S ग्रंथि कहा जाता है। अब इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। खुशी, गम, लड़ाई, झगड़ा, डर, तनाव, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर कौन कर रहा है? हमारी बॉडी को तैयार कौन कर रहा है? तो एड्रीनल कर रहा है। क्या कर रहा है? एड्रीनल कर रहा है ना। जैसे मैंने एक इमरजेंसी सिचुएशन डिस्कस किया होगा कि जैसे आपके सामने एक शेर आ गया,
आपको भागना है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो आपको तैयार कौन करेगा? यही करेगा। नाउ इसको हम ट्रिपल एफ या 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं? ट्रिपल एफ या 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है। ट्रिपल एफ या 4S ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं? ट्रिपल एफ देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइट, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, फ्लाइट मतलब भागना, फ्लाइट का मतलब यहां पे उड़ना नहीं है, क्या है? भागना, और फियर यानी डर के समय ये आपको इन सिचुएशन से जूझने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। जैसे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया होगा कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कौन करता है? एड्रिनल करता है। जैसे देखिए, आपके पीछे एक शेर या कुत्ता पड़ गया, इमरजेंसी सिचुएशन है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, भागना है आपको, तो ये ग्रंथि एक्टिव होकर सबसे पहले आपके रेस्पिरेशन रेट को तेज कर देगा। क्या करेगा? श्वसन दर को बढ़ा देगा। आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे, ऑक्सीजन तेजी से ब्लड में पहुंचने लगेगा। अब देखिए, जब सांसें तेज होगी तो मजबूरी बन जाएगी कि धड़कनों को भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों? सांसें तेज हुई, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगे, ऑक्सीजन तेजी से आपके ब्लड में पहुंचने लगा। इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कौन करता है? इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है हमारा हार्ट। तो हार्ट भी जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेगा और ऑक्सीजन तेजी से ब्लड से होता हुआ सेल में जाएगा। यह ऑक्सीजन सेल में पहुंचकर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ग्लूकोज से मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। रेस्पिरेशन में हमने देखा, और आप वहां से भागेंगे। खुशी हो या गम हो, ऐसे मौकों पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत, और ऐसे मौकों पर यही ग्रंथि एक्टिव होकर आपकी सांसों को और धड़कनों को तेज कर देता है और आपको लगता है कि दिल का मामला है। ये मामला दिल का नहीं है। ऐसे मौकों पर ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब तक सांसें तेज नहीं होगी, धड़कनें तेज नहीं होंगी। तो हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है एड्रिनल, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कह रहे हैं। फाइट के समय, जैसे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, सांसें तेज होंगी, धड़कनें तेज होंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, आप फाइट करेंगे। फिर फ्लाइट, यानी अब देखते हैं कि पिटने का चांस है तो भाग लेते हैं वहां से, तो भागने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो और ज्यादा सांसें धड़कनें तेज होंगी। और फियर के समय, डर के समय भी आपने देखा होगा कि आपकी सांसें और धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्यों? उस डर से जीतने के लिए। नहीं तो कितने लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। जैसे आप मान लिया दिन में हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो आपको पता है कि अरे ये तो मूवी है, लेकिन रात में ऐसी ही कोई चीज अचानक आपके सामने आ जाए तो आपका हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे मौकों पर आपकी बॉडी को उस कंडीशन से जूझने के लिए तैयार कौन कर रहा है? यही एड्रिनल कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल एफ ग्लैंड। जैसे दो गांव के लोग मूवी देखने गए, शोले में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, तो जब घोड़ा दौड़ने लगा मूवी में, तो एक उठकर भागने लगा, तो उसका साइड वाला बोलता है, थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि भाई क्यों भाग रहे हो, ये तो मूवी है। तो वो बोलता है कि भाई तुमको पता है मूवी है, हमको पता है मूवी है, घोड़ा को थोड़ी ना पता है मूवी है, वो तो दौड़ ही जाएगा। तो दिन में आपको पता है कि मूवी है, और रात में अगर कोई ऐसी चीज अचानक आपके सामने आ जाए तो आपकी हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। तो इन कंडीशंस के लिए चूंकि आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एड्रिनल, इज आल्सो नोन एज व्हाट? ट्रिपल एफ ग्लैंड। नाउ इसको 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं? व्हाई दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज 4S ग्लैंड? क्योंकि ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन के समय आपके ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। भाई ब्लड में शुगर रहेगा तब तो वो ग्लूकोज से मिलेगा और जलेगा, तो शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन के समय सॉल्ट के लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सॉल्ट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कैल्शियम आयन नहीं रहेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टिव नहीं होगा, भागेंगे कैसे, दिमाग काम ही नहीं करेगा। और सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन के लेवल को भी यही मेंटेन रखता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तेजना के समय, एक्साइटमेंट के समय कौन सी ग्रंथि एक्टिव होती है, तो कई बच्चों ने टेस्टोस्टेरोन लगा दिया था। उत्तर क्या था? कि एड्रिनल एक्टिव होती है।
तो उत्तेजना के समय, एक्साइटमेंट के समय कौन सी ग्रंथि एक्टिव होती है? तो एड्रिनल। और तनाव के समय भी यही आपको जस्ट चिल करवाता है कि जस्ट चिल, डोंट वरी, जो होना था हो गया, जो चला गया सो चला गया, उसके लिए मलाल नहीं करना है। अपना होता तो जाता नहीं, और चला गया इसका मतलब वो अपना था नहीं। तो ऐसे मौकों पर जो आपकी बॉडी को चिल्ड करवाता है वो भी यही करवाता है। तो तनाव के समय में भी यही ग्रंथि एक्टिव होकर आपको उस कंडीशन से जूझने के लिए तैयार करती है। अदरवाइज कितने लोग आपने देखा होगा कि तनाव से ग्रस्त होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। पर आत्महत्या किसी मसले का हल नहीं है, किसी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है ना। अगर आपको कभी आत्महत्या का ख्याल आए इश्क में नाकाम होने के बाद, एग्जाम में नाकाम होने के बाद, तो अपने माँ बाप की तस्वीर आप देखो कि उसने कितने अरमानों से आपको पैदा किया है, आपको पाला पोसा है, कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं उसने आपसे। तो आपको आत्महत्या का ख्याल कभी नहीं आएगा। वरना इश्क में नाकाम होकर कई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, माँ बाप के बारे में सोच ही नहीं रहे जिसने पाल पोस कर जवान किया, आपको पढ़ाया लिखाया। और एग्जाम में नाकाम होना क्या दिक्कत है? उसके लिए आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? अरे आप अपने माँ बाप के पास नाकाम होकर भी जाएंगे ना तो वो मोहब्बत कम नहीं होगी। जिसने आपको जन्म दिया है ना, उसके सामने आप जिस हालत में रहेंगे ना वो प्यारा रहता है। तो समस्या का हमें समाधान निकालना है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक शायर कहते हैं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, ट्रिपल एफ कहते हैं, 4S कहते हैं। ठीक है, अब आइए एड्रिनल से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रिनलिन, जिसको नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। सो हम लोग देखने जा रहे हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित जो हार्मोन है उनका जिक्र हम लोग करने वाले हैं गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। जो पहला हार्मोन है वो हमारा है एड्रिनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं। और इस एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन हार्मोन को हम लोग कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। देखिए, अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, इमरजेंसी ग्रंथि कौन सी है, इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एड्रिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड? यू विल से एड्रिनल। बट इफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमरजेंसी हार्मोन, निम्नलिखित में से किसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, योर आंसर शुड बी एड्रिनलिन। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एड्रिनलिन हो जाएगा। अब देखिए, एड्रिनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशंस और यू कैन से इमरजेंसी सिचुएशंस। ये हमारे शरीर को आपातकालीन अवस्था के लिए तैयार करता है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, खुशी, गम, लड़ाई, झगड़ा, डर, तनाव, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन से जूझने के लिए हमारी बॉडी को तैयार कौन करता है? एड्रिनल करता है। तो एड्रिनल कैसे करता है? एड्रिनल कुछ नहीं करता। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो ये एड्रिनल चुपचाप से क्या रिलीज कर देगा? एड्रिनलिन। और ये एड्रिनलिन दरअसल क्या करेगा? शरीर को आपातकालीन अवस्था के लिए तैयार करेगा। कैसे करेगा? उस पर एक नजर डालते हैं, उस पर हम एक नजर डालते हैं कि ये शरीर को आपातकालीन अवस्था के लिए तैयार कैसे करता है। तो देखिएगा, शरीर को आपातकालीन अवस्था के लिए कैसे तैयार कर रहा है ये। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो ये जो आपका एड्रिनल है ना, एड्रिनल ग्लैंड, वो चुपचाप से क्या रिलीज कर देगा? एड्रिनलिन। क्या रिलीज कर देगा? एड्रिनलिन। और ये एड्रिनलिन क्या करेगा कि आपके रेस्पिरेशन रेट को, आर मतलब रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। अब देखिए, जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, श्वसन दर बढ़ेगा,
तो आपका HBR भी बढ़ जाएगा। HBR मतलब हार्ट बीट रेट, हृदय के धड़कन की दर या हृदय स्पंदन की दर, हृदय धड़कन की दर, हृदय के धड़कन की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हृदय के धड़कन की दर बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप बढ़ जाएगा ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्तचाप भी बढ़ जाएगा। और जब ये सब बढ़ेगा तो मिलेगी एनर्जी, ये सब बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और इस ऊर्जा से आदमी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए काफी एक्टिव दिख रहा होगा ये। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो एड्रिनल क्या रिलीज करेगा, एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन क्या करेगा, आपके रेस्पिरेशन रेट को, श्वसन दर को बढ़ा देगा। श्वसन दर बढ़ेगा तो धड़कनों को भी बढ़ना पड़ेगा। HBR हार्ट बीट रेट भी बढ़ गया, हृदय के धड़कन की दर बढ़ गई, हृदय के धड़कन की दर बढ़ी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ऊर्जा मिली और आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो गए, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आप वहां से भागे दौड़े या जो भी सिचुएशन आपके साथ है उससे आप जूझने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन समाप्त होगी तो बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में भी लाना होगा, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन किसके लिए है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। तो बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एड्रिनल जो है वो दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रिनल जो है वो दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, और इस दूसरे हार्मोन का नाम है आपका नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो एड्रिनल से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो एड्रेनलिन जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और दूसरा नॉर एड्रेनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये नॉर एपिनेफ्रिन कब रिलीज होगा, जब बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना होगा, है ना, नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना होगा। तो इसका जो फंक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि इट मेंटेन्स द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन्स द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। ये शरीर को सामान्य अवस्था में वापस लाने का कार्य करता है, यह शरीर को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाएगा। कैसे लाएगा उस पर हम एक नजर डालते हैं। तो पहला हार्मोन आपने क्या देखा, एड्रेनलिन, जिसका काम है बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना। दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनलिन, जो बॉडी को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, जैसा पहले था ना आपका बॉडी की कंडीशन, वापस उस कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। कौन, नॉर एड्रेनलिन। कैसे, देखिए जब इमरजेंसी सिचुएशन समाप्त हो जाएगी, जब आपातकालीन अवस्था समाप्त हो जाएगी तो एड्रिनल अब क्या रिलीज करेगा, अब जो आपका एड्रिनल ग्रंथि है वो रिलीज करेगा नॉर एड्रेनलिन। ये नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, तो आपके रेस्पिरेशन रेट को क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा, है ना, श्वसन दर को क्या कर देगा, सामान्य कर देगा। जब श्वसन दर सामान्य होगा तो HBR भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। धड़कन की दर, हृदय के धड़कन की दर भी क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। जब ये दोनों नॉर्मल होगा तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, तो BP आपका हो गया नॉर्मल, सामान्य। तो रक्तचाप आपका सामान्य हो गया। और जब ये सब सामान्य हो जाएंगे तो आदमी ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। और जब आदमी ओवरऑल नॉर्मल हो जाएगा तो देखिए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे और दोनों पैर जमीन पे आ जाएंगे। देखिए जस्ट चिल हो गया, जस्ट चिल, है ना, एकदम नॉर्मल हो गया, है कि नहीं। तो जब बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना होगा तो एड्रिनल क्या रिलीज करेगा, नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन रेस्पिरेशन रेट को नॉर्मल कर दिया, HBR नॉर्मल कर दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, आदमी ओवरऑल क्या हो गया, नॉर्मल। और नॉर्मल हो गया तो दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर जमीन पे आ गए, रिलैक्स हो गया। तो अगर मैं एक शब्दों में आपसे पूछूं कि भाई एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन का काम क्या है, तो आप कहेगा सर ये चिल करने वाला हार्मोन है, जस्ट चिल कर देता है ये। और अगर मैं पूछूं कि एड्रेनलिन
कैसा हार्मोन है, तो आप कहेगा सर ये चुल करने वाला हार्मोन है। तो ये वाला हार्मोन जस्ट चिल कर देता है और ये वाला हार्मोन चुल कर देता है। आपने गाना सुना होगा, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो यहां पे चुल का मतलब क्या है ना, ठीक है। तो यहां पे चुल का मतलब क्या है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो यहां पे चुल का मतलब क्या है कि भाई रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, है ना, HBR बढ़ गया, हृदय की धड़कन की दर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो देखते ही क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया, है ना, श्वसन दर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दैट इज चुल। कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछे कि एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है, तो कहेगा सर ये चुल करने वाला हार्मोन है। और नॉर एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है, तो चिल करने वाला हार्मोन है। तो ये जो गाना था जिसमें कोई हीरोइन थी, है ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये बड़ा साइंटिफिक गाना था कि चुल कह देने से ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुल करना का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई, रक्तचाप बढ़ गया, है कि नहीं। आज तक हम जिम नहीं गए, हमारा तो जिम ऐसे होता रहता है, देखो दिन भर हम लोग ऐसे चलते फिरते रहते हैं ना, तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। एडिटोरियल तो उतना नहीं आता, वहां पढ़िए, हिंदी इंग्लिश वाले से पूछिएगा, सर से। आलिया थी उसमें, अच्छा हाँ, तो उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सो बड़ा साइंटिफिक गाना था वो, है ना, उसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व था। तो आपको क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है कि एड्रिनल से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो है एड्रेनलिन जो इमरजेंसी हार्मोन है आपका, ये क्या करता है, तो आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है। और दूसरा वाला कौन है, दूसरा वाला है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, जो आपको आपकी बॉडी को सामान्य अवस्था में वापस लाता है ना। 10-12 लेक्चर्स और होंगे, है ना प्रिंस। अब तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, देखा ही होगा आपने, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं अगली ग्रंथि पे, जिसका नाम है हमारा क्या कहते हैं उसको, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पैंक्रियाज जो होता है यह एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, आपको पता ही होगा। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और लोकेशन तो हम पहले ही से जानते हैं, डाइजेशन में हमने पढ़ा है। देखो ये डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि ये आपका स्टमक है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर स्टमक। ये स्टमक है, मतलब अमाशय है। और ये आपका यहां पे आपका एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है, यही होती है आपकी पैंक्रियाज। सो लोकेशन की बात करें तो इट इज फाउंड बिलो द स्टमक, यह स्टमक के नीचे यानी अमाशय के नीचे स्थित होता है। और ये कैसी ग्रंथि होती है, तो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है। आदेश चौधरी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ठीक है। दीपक कुमार पूछ रहे हैं सर कितना चैप्टर बाकी है। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने पूरा चैप्टर बताया था कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें अब एनिमल किंगडम बचा हुआ है, प्लांट किंगडम बचा हुआ है, डिजीजेस बचे हुए हैं, है ना, जेनेटिक्स बचा हुआ है, ये सब टॉपिक्स बचे हुए हैं। और क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब बचा हुआ है, ठीक है जी। अब आते हैं कि भाई मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अग्नाशय की, अग्नाशय की, तो अग्नाशय आप जानते हैं कि यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब कि वैसी ग्रंथि जिसका कुछ भाग क्या होता है, बहिस्रावी होता है, कुछ भाग बहिस्रावी होता है और कुछ भाग अंतःस्रावी होता है। तो बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग दोनों हो जिसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। तो इसका कुछ भाग क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होगा। तो वैसी ग्रंथियां जिसका कुछ भाग बहिस्रावी होता है और कुछ भाग अंतःस्रावी होता है, ऐसी ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए जो बहिस्रावी भाग होगा वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा आपका एंजाइम। क्या रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा,
और आप पहले पढ़ चुके हैं डाइजेशन में कि पैंक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो 3 एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन? तो एक है आपका ट्रिप्सिन, एक आपने पढ़ा ट्रिप्सिन पढ़ा है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। दूसरा एमाइलेज है और तीसरा लाइपेज है। पढ़ चुके हैं ना? पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? अभी जो हमने पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्वेश्चन, उसमें यही था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या? हार्मोन नहीं है, एंजाइम है। तो पैंक्रियाज का जो बहिस्रावी भाग है वो 3 एंजाइम रिलीज करता है। पहला एंजाइम का नाम क्या है? पहले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज। और तीसरे एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। और इनके फंक्शन भी हमने देखे थे। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा था, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था, लाइपेज आप जानते हैं फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल रहा था। तो ये 3 एंजाइम ऑलरेडी हम लोग डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। नाउ पैंक्रियाज का जो अंतःस्रावी भाग है उसकी खोज करने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लैंगरहैंस। तो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग की खोज करने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लैंगरहैंस। इसलिए पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग को हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका या लैंगरहैंस का द्वीप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस का द्वीप या लैंगरहैंस की द्वीपिका। और ये जो अंतःस्रावी भाग है वो क्या रिलीज करेगा? तो हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। तो पैंक्रियाज के बहिस्रावी भाग से एंजाइम स्रावित होते हैं और अंतःस्रावी भाग से हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग की खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और भाई पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग में मतलब एंडोक्राइन पोर्शन में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन? अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। और दूसरा क्या होता है? बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाएं। तो पैंक्रियाज का जो अंतःस्रावी भाग है ना उसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। सो देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इंसुलिन अग्नाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। तो उत्तर क्या होगा कि इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो फिर से आप देखिए, अग्नाशय का बहिस्रावी भाग एंजाइम स्रावित करता है। कौन कौन? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लैपेज। और जो अंतःस्रावी भाग है वो हार्मोन स्रावित करता है। अंतःस्रावी भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं जिससे ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिकाएं जिनसे इंसुलिन निकलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंसुलिन का केमिकल नेचर क्या है, इंसुलिन है क्या, तो आप कहेगा सर इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है। बार बार ये पूछा गया है इंसुलिन का नेचर कैसा होता है। तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है। और याद रखना इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जिंक या जस्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। ठीक है जी, जिंक पाया जाता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यहां पे कि भाई अग्नाशय जो है, अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो इसमें आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी, 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। अल्फा कोशिकाएं, सॉरी, अग्नाशय के 2 पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम रिलीज होगा और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन रिलीज होगा।
पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से आपका रिलीज क्या हो रहा है, बीटा से रिलीज हो रहा है आपका इंसुलिन। अब 3 एंजाइम और 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अग्नाशय जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे 3 एंजाइम और 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एंजाइम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, और हार्मोन के बारे में हम यहां पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसुलिन के बारे में। ठीक है जी, इंसुलिन के बारे में क्लियर है। चलिए, एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज कर रहा है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो पहला हार्मोन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन देखो क्या करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है कि भाई एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो आपकी ब्लड में ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहां जमा कर देगा, कहां स्टोर कर देगा, लीवर एंड मसल्स में। कहां? लीवर एंड मसल्स में। सो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर यकृत एवं मांसपेशियों में जमा कर देता है, संचित कर देता है। क्या कर देता है? जमा कर देता है या संचित कर देता है। ठीक है जी। जैसे अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो पैंक्रियाज आपका तुरंत रिलीज करेगा क्या? इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करेगा? जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है, ग्लूकोज है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और कहां पहुंचा देगा? लीवर में और मसल्स में, लीवर एंड मसल्स में, है ना, यकृत एवं मांसपेशियों में, यकृत एवं मांसपेशी में पहुंचा देगा। ठीक है, कहां पहुंचा देगा? यकृत में एवं मांसपेशियों में पहुंचा देगा। तो जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ेगा, तुरंत पैंक्रियाज आपका एक्टिव होकर क्या करेगा? पैंक्रियाज एक्टिव होकर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके पहुंचा देगा। कहां पर? लीवर में और मसल्स में, कि भाई वहां पे जाकर तुम पड़े रहो, है ना, लफड़ा करने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंसुलिन का कार्य देखें तो इंसुलिन का कार्य क्या है कि ये ब्लड शुगर लेवल को औकात में रखता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। 1:30 बजे क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, ब्लड शुगर लेवल को औकात में रखता है। तो आप ऐसा समझिए कि अगर किसी पर्सन को इंसुलिन की कमी हो गई, तो इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, बता दीजिए। इंसुलिन कर क्या रहा था? ब्लड के शुगर को, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को औकात में रख रहा था, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं दे रहा था। तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा कि ये जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, रक्त शर्करा स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ब्लड शुगर लेवल जब हद से ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो शुगर है, मतलब ग्लूकोज है, वो यूरिन में अपीयर होने लगेगा, मूत्र से बाहर आने लगेगा, और इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मेलिटस, यानी मधुमेह। इसमें क्या होगा कि यूरिन से शुगर आना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी बीमारी को मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। एक डायबिटीज इंसिपिडस था जो एडीएच की कमी से हो रहा था। एडीएच की कमी से क्या हो रहा था? यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जा रहा था, बार बार आपको पेशाब आएगा, लेकिन उस पेशाब में शुगर नहीं होगा। लेकिन इस बीमारी में आपका जो बॉडी का शुगर है ना, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये काफी खतरनाक है। सो याद कर लीजिएगा कि इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत एवं मांसपेशियों में संचित कर देता है। तो अगर किसी आदमी को इंसुलिन की कमी हो गई
तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो इस हार्मोन की कमी से, मतलब इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो जब आदमी को मधुमेह नामक रोग हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना शुरू कर देंगे। अब बॉडी में बन नहीं रहा है तो क्या करेंगे, बॉडी इंसुलिन किस फॉर्म में लेना शुरू करेंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन लेना शुरू कर देंगे। और इंजेक्शन के फॉर्म में जो आप इंसुलिन लेते हैं वो ओरिजिनल इंसुलिन नहीं होता है, सिंथेटिक इंसुलिन होता है, संश्लेषित इंसुलिन होता है, जो हम लोग लैब में बनाते हैं, ठीक है। और संश्लेषित इंसुलिन को किस नाम से जाना जाता है, तो ह्यूमिलिन के नाम से जाना जाता है। ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन के नाम से जाना जाता है। और इसको, ह्यूमिलिन को बनाने वाली थी अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिका की एक कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली। किसने बनाया था, इली लिली ने बनाया था, है ना। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और जो इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं वो सिंथेटिक इंसुलिन होता है। और सिंथेटिक इंसुलिन को ह्यूमिलिन के नाम से जाना जाता है, जिसे सर्वप्रथम अमेरिका की एक कंपनी इली लिली ने बनाया था, है ना। इसको याद रख लीजिएगा। तो मधुमेह में क्या होगा कि इंसुलिन की कमी होने से ब्लड शुगर लेवल आपका क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। और जब ब्लड शुगर लेवल हद से ज्यादा बढ़ेगा तो ये यूरिन से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए कि आपका सारा का सारा ग्लूकोज यूरिन से बाहर आ रहा है तो बॉडी में बचेगा क्या, तो ये खतरनाक है ना। तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपने ग्लूकोज के लेवल को बना के रखते हैं। तो इंसुलिन का काम याद रख लीजिएगा कि ब्लड शुगर लेवल को ये क्या करता है, औकात में रखने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की खोज की, तो इंसुलिन की खोज करने वाले थे 3 साइंटिस्ट, एक था बेंटिंग और दूसरे थे बेस्ट और तीसरे थे मैक्लियोड। लेकिन नाम सिर्फ किसका ज्यादा आता है, बेंटिंग का आता है। लेकिन इसका जो प्यूरिफिकेशन है, इंसुलिन का जो शुद्धिकरण है, इंसुलिन का शुद्धिकरण जेम्स कॉलिप साहब ने किया था। किसने किया था, जेम्स कॉलिप साहब ने इंसुलिन का शुद्धिकरण किया था, है ना। जेम्स कॉलिप साहब ने इंसुलिन का शुद्धिकरण किया था। तो ये 2 बात याद रख लेना कि इंसुलिन की जो खोज है, इंसुलिन की खोज किसने करी थी, बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड ने। लेकिन इंसुलिन का जो शुद्धिकरण है ना, शुद्ध किया था किसने, तो जेम्स बी कॉलिप साहब ने, जेम्स बी कॉलिप साहब ने। ठीक है जी। सर्कुलेशन पे है अभी स्नेहाशीष दास, चलिए बढ़िया है। और देखिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है यानी शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है, रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ जाने को बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है, एक टर्म यूज होता है हाइपरग्लाइसीमिया, इसको याद कर लीजिएगा, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि भाई ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता। दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। तो अगर आपको इंसुलिन का फंक्शन पता है तो ग्लूकागॉन का फंक्शन अपने आप पता हो जाना चाहिए, उसका उल्टा कर दो। ये ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन क्या करता है, उल्टा कार्य करता है उसका। ये जो ग्लाइकोजन है कहां रखा हुआ, ग्लाइकोजन है कहां पे, लीवर और मसल्स में रखा हुआ है। ये लीवर एंड मसल्स में, यकृत एवं मांसपेशियों में, यकृत एवं मांसपेशी में। इसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में, और कहां ले आएगा, ब्लड में वापस ले आएगा, रक्त में वापस ले आएगा। कौन, ग्लूकागॉन।
ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, उसका उल्टा फंक्शन करेगा। इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को किस में बदल रहा था, ग्लाइकोजन में, और पहुंचा रहा था आपके लीवर और मसल्स में, लीवर और मसल्स में। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा कि ग्लाइकोजन को बदल देगा ग्लूकोज में, और कहां ले आएगा, ब्लड में। जैसे सपोज करो कि अभी हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ और हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ठीक है। अब ब्लड में ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज लगातार क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब जब ब्लड शुगर लेवल घटेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा, तो आपका पैंक्रियाज रिलीज कर देगा ग्लूकागॉन को। ग्लूकागॉन क्या करेगा कि आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस रूप में रखा हुआ है, ग्लाइकोजन के रूप में कहां रखा हुआ है, लीवर में और मसल्स में। इसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस ब्लड में ले आएगा। ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन हो गया ना, ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन हो गया। अब ब्लड में शुगर आ गया, अब फिर ये ब्लड शुगर लेवल फिर घटेगा, क्यों, यूज हो रहा है, ग्लूकोज जल रहा है, एनर्जी मिल रही है आपको। अब जब ब्लड शुगर लेवल घटेगा, तब अब हाइपोथैलेमस आपको ऑर्डर देगा कि तुमको खाना पड़ेगा भाई। अब तुम्हारे ब्लड में जो ग्लूकोज था वो खत्म हो गया, लीवर और मसल्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रखा था वो भी खत्म हो गया। अब तुमको खाना पड़ेगा। अब जब आप खाना खाओगे तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनेगा आंतों में, और ये आंतों से कहां चला जाएगा, ब्लड में, और शोषित होकर अब ब्लड शुगर लेवल फिर बढ़ने लगेगा। अब ब्लड शुगर लेवल जब हद से ज्यादा बढ़ेगा तो फिर से इंसुलिन आ जाएगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर कहां पहुंचा देगा, लीवर और मसल्स में, कि भाई तुम इमरजेंसी में काम आना, अभी ब्लड में बहुत शुगर है। अब हद से ज्यादा बढ़ेगा तो यूरिन से निकलने लगेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदलना पड़ेगा और लीवर और मसल्स में भेजना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो एक जो है वो क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, दूसरा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, आपका पैंक्रियाज का। अब आ जाइए लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं प्लांट हार्मोन, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्लांट हार्मोन को और क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, या इसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियंत्रक, पादप वृद्धि नियंत्रक। तो प्लांट हार्मोन जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं, इसे हम फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन सिंपल ऐसे पूछा जाएगा कि कौन एक प्लांट हार्मोन है या फिर कौन एक प्लांट हार्मोन नहीं है, कौन एक प्लांट हार्मोन है या कौन एक प्लांट हार्मोन नहीं है। तो आपको याद रख लेना है कि देखो, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट में ABA लिखते हैं, इथिलीन, ये सब के सब प्लांट हार्मोन है। तो आपको चुनना रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो याद रखना है कि ऑक्सिन हो गया, जिबेरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्लांट हार्मोन है। अब देखिए, इनमें से ये जो पहले तीन हैं इनको कहा जाता है ना, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स, वृद्धि प्रेरक, क्या कहा जाता है, वृद्धि प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों हार्मोन प्लांट की वृद्धि करते हैं, प्लांट की वृद्धि करते हैं। और ये जो चौथा हार्मोन है ये प्लांट की वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि रोधक, क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक कहते हैं, क्योंकि ये वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, ये जो पांचवा हार्मोन है एकमात्र प्लांट हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो ओनली प्लांट हार्मोन फाउंड इन गैसियस स्टेट, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है जी, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन है, इथिलीन,
और इसका काम क्या है? इट टेक्स पार्ट इन फ्रूट रैपनिंग। इट टेक्स पार्ट इन फ्रूट रैपनिंग। यह फलों को पकाते हैं। यह फलों को पकाते हैं। सो यहां से क्वेश्चन होता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो फलों को पकाता है, या कौन सा प्लांट हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो वो है आपका इथिलीन। क्या है? इथिलीन। एक और हार्मोन के बारे में आप यहां पे जान लीजिए। एक और हार्मोन है आपका फ्लोरिजन। ये जो हार्मोन है ये फूल खिलाने वाला हार्मोन है ना? तो लिख लेंगे इट टेक्स पार्ट इन फ्लॉरिंग ऑफ द प्लांट। फ्लॉरिंग ऑफ द प्लांट। यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन फूल खिलाता है? तो यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। कौन? तो आप कहेगा फ्लोरिजन। अभी तक इस हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन हमें नहीं पता। इस हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन हमें नहीं पता कि भाई ये है क्या। ऑक्सिन के बारे में हमें पता है, जिब्रेलिन के बारे में हमें पता है, साइटोकाइनिन के बारे में हमें पता है, एब्सिसिक एसिड के बारे में पता है, इथिलीन के बारे में पता है। तो हम इसको आर्टिफिशियली भी बना लेते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है साइंटिस्ट को। बस साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ हार्मोन है जो फूलों को खिलाते हैं, उसका नाम ऐसे ही दे दिया है फ्लोरिजन। तो याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है ना जो है वो फूल खिलाता है ना, फ्लावरिंग करता है, तो वो है फ्लोरिजन। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस बात को समझिए। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये तीनों ही प्लांट की वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ को प्रोमोट करने वाले, वृद्धि प्रेरक, वृद्धि को प्रेरित करने वाले या वृद्धि करने वाले। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि कौन पौधे की वृद्धि करता है, और मैं ऑप्शन दे दूं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, उत्तर क्या होगा जरा बताइए। अगर मैं पूछूं कि कौन पौधे की वृद्धि करता है और ये चार ऑप्शन दे दूं, तो आप कहेगा सर एब्सिसिक एसिड तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पौधे की वृद्धि रोक रहा है। पर आपने कहा सर ये तीनों ही प्लांट की वृद्धि करते हैं। अब ऑप्शन में तीनों है और हमें किसी एक को प्रायोरिटी देनी है, तो बताइए किसको प्रायोरिटी देंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे बताइए, किसको प्रायोरिटी देंगे? तो हम कहेंगे कि सर हम प्रायोरिटी देंगे यहां पे, अगर तीनों में से किसी एक को चुनना हो तो हम प्रायोरिटी देंगे साइटोकाइनिन को। आप कहेगा सर ऐसा क्यों? प्लांट की वृद्धि तो तीनों कर रहे हैं, तो हम जो है प्रायोरिटी साइटोकाइनिन को क्यों देंगे, है ना? इसको समझिए हम, ठीक है? देखिए क्यों देंगे। अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन की और किसकी? जिब्रेलिन की। ऑक्सिन की और जिब्रेलिन की, तो ये प्लांट का ग्रोथ करते हैं कैसे? ये सेल एलोंगेशन करके प्लांट का ग्रोथ करते हैं। सेल एलोंगेशन यानी कोशिका दीर्घन करते हैं। कोशिका दीर्घन करते हैं मतलब सेल के साइज को बढ़ाते हैं। प्लांट सेल के साइज को बढ़ाएंगे तो प्लांट सेल का जब साइज बढ़ेगा तो पौधे की वृद्धि होगी। लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट की वृद्धि करता है। कैसे? तो आप कहेगा सर इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। यह कोशिका विभाजन करते हैं। यह कोशिका विभाजन करते हैं। ये कोशिका को डिवाइड करके क्या करते हैं? प्लांट की वृद्धि करते हैं। तो ग्रोथ में मेन रोल किसका हुआ? साइटोकाइनिन का हुआ। किसका रोल हुआ? साइटोकाइनिन का हुआ। ये प्लांट के सेल को डिवाइड कर रहे हैं, तो सेल डिवाइड होगा तो प्लांट का ग्रोथ होगा, और जिस सेल को इसने डिवाइड किया उसी के साइज को बढ़ा रहा है ये दोनों। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन देखिए कोशिका विभाजन करके पौधे को हम हमेशा हरा भरा रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन। एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन, है ना? क्या बोलते हैं? एंटी एजिंग पादप हार्मोन। एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन प्लांट को हमेशा हरा भरा रखता है। और एक चीज इसके बारे में और याद रख लीजिएगा, इट टेक्स पार्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा।
ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यह रंध्रों को खोलते हैं, यह रंध्रों को खोलते हैं। तो रंध्रों को खोलने में, स्टोमेटा को खोलने में, है ना, किस हार्मोन का रोल होता है? तो वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। और ये जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करते हैं? इट टेक्स पार्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट टेक्स पार्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यह रंध्रों को बंद करते हैं, यह रंध्रों को बंद करते हैं, बंद करते हैं, यह रंध्रों को बंद करने का कार्य करते हैं। ठीक है, रंध्रों को बंद करने का कार्य करते हैं। तो अभी तक हार्मोन और एंजाइम में फर्क समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसे शिवम यादव पूछ रहे हैं हमारे साथ, सर हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है? देखिए, एंजाइम वो केमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रोटीन को तोड़ दिया अमाइनो एसिड में, है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया ग्लूकोज में। लेकिन हार्मोन वो केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी के फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है आपका, आपके बॉडी के हाइट को कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कंट्रोल कर रहा है ना। तो दोनों में ये फर्क होता है। हार्मोन मैसेंजर होते हैं जो बॉडी में मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको, आपकी बॉडी को क्या करना है। तो ये दोनों में फर्क है ना। एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? प्रमोट करवा रहे हैं। और एंजाइम, हार्मोन आप देख रहे हैं मैसेज है जो आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है जी। एक और याद रख लीजिएगा, आपका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नाम का एक हार्मोन है जो पौधों से स्रावित होता है। और कहां से स्रावित होता है? इट इज सेक्रेटेड बाय इंजर्ड प्लांट सेल। लिख लीजिएगा, इट इज सेक्रेटेड बाय इंजर्ड प्लांट सेल। घायल पादप कोशिकाओं से स्रावित होता है, घायल पादप कोशिकाओं से स्रावित होता है। आपने ट्रॉमा सेंटर का नाम सुना होगा ना, ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर का मतलब क्या होता है? ट्रॉमा सेंटर का मतलब क्या हुआ? जहां पर बहुत ही भयंकर मरीज आते हैं, जो कहीं एक्सीडेंट में काफी ज्यादा घायल हो गए, तो ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं। उसी तरह से ट्रॉमेटिन, याद रख लीजिएगा कि ट्रॉमेटिन एक प्लांट हार्मोन है जो घायल पादप कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है। तो एबीए का मतलब क्या है? एब्सिसिक एसिड। एबीए का मतलब क्या है? एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में क्या लिखा गया है? एबीए लिखा गया है। ठीक है। तो ये कुछ प्लांट हार्मोन थे, उसको आपको देखना है। नाउ ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे, ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे, ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे, याद रख लीजिएगा, वेंट साहब। किसने खोज किया था? वेंट साहब ने खोजा था। ठीक है। तो डच वनस्पति शास्त्र फ्रिज डब्ल्यू वेंट ने, फ्रिज डब्ल्यू वेंट ने खोजा था। और ये जो नेचुरल ऑक्सीजन है आपका, नेचुरल ऑक्सीजन जो पौधों में नेचुरली बनता है, उसका नाम क्या है? एंडोल 3 एसेटिक एसिड। ये ऑक्सीजन का केमिकल नेम देख लीजिएगा, एंडोल 3 एसेटिक एसिड। इसे सर्वप्रथम मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था। अब ये बड़ी हैरत की बात है। हैरत की बात ऐसे है कि देखो, आप कहिएगा ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन है और इसे सबसे पहले कहां से निकाला गया था, कहां से आइसोलेट किया गया था? तो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन कहां से आइसोलेट किया गया था, तो ऑक्सीजन को सर्वप्रथम कहां से प्राप्त किया गया था? तो मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था। ह्यूमन बीइंग में भी, ह्यूमन बीइंग के मूत्र में थोड़ी सी मात्रा एंडोल 3 एसेटिक एसिड की होती है। जिबरेलिन जो हार्मोन है, जिबरेलिन जो एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, इसे सर्वप्रथम एक फंगस से प्राप्त किया गया था, एक कवक से प्राप्त किया गया था। कवक का नाम था गिब्बेरेला फ्यूजिकोरी। क्या नाम था? गिब्बेरेला फ्यूजिकोरी।
तो जिब्रेलिन को सर्वप्रथम गिबेरेला फ्यूजिकोरी नामक कवक से प्राप्त किया गया था। तो याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन को मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था। नेचुरल ऑक्सीजन जो पौधों में नेचुरली बनता है, उस ऑक्सीजन का नाम क्या है? एंडोल 3 एसिटिक एसिड। लेकिन हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन भी बना लेते हैं, खुद हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं प्रयोगशाला में, जैसे 2,4-D है ना। तो ये सब जो है वो कैसे ऑक्सीजन है? ये सब के सब जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, जैसे कि NaA मतलब नैप्थिलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D, 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दो संश्लेषित ऑक्सीजन है जिसको हम लोगों ने बनाया है। एंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब IAA, ये क्या है? नेचुरल ऑक्सीजन है। ये क्या है? नेचुरल ऑक्सीजन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन है जो पौधों में नेचुरली बनता है। लेकिन NaA और 2,4-D ये सब के सब संश्लेषित ऑक्सीजन है। प्लीज रिमेंबर, संश्लेषित ऑक्सीजन है जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। उनमें से ये जो 2,4-D वाला है, 2,4-D जो एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, संश्लेषित ऑक्सीजन है, इसका इस्तेमाल वीडीसाइड के तौर पे किया जाता है, खरपतवार नाशक के तौर पे किया जाता है। किस तौर पर? वीडीसाइड। खरपतवार समझते हैं ना, कि जैसे आपने कोई फसल उगाई, जैसे धान गेहूं का फसल उगाया, उसमें जो अनचाहे पौधे उगाते हैं, घास फूस उगाता है, उसको वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो उसको मारने के लिए जो केमिकल छिड़कते हैं ना, वो 2,4-D होता है। तो वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशक के तौर पे हम 2,4-D जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, हम गाजर कहां पकता है? आम पकता है। तो आम के पकने का कारण वही हार्मोन है। कौन सा? कौन सा हार्मोन? इथिलीन। और आर्टिफिशियली पकाते हैं किससे? एसिटिलीन से, जिसको केमिस्ट्री में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा समाप्त हो गया। उसमें हमने एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन दोनों का ही जिक्र किया है, दोनों का ही जिक्र किया है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और भाई देखो, डीएनए के जो है आप प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएंगे, और सारे बच्चे लगाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो डीएनए का प्रैक्टिस सेशन जो है वो लगा लीजिएगा, इसके प्रैक्टिस सेशन लगा लीजिएगा, और जिनका भी बैकलॉग चल रहा है वो भी सारे प्रैक्टिस सेशन, एनिमल न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, सारे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सबका प्रैक्टिस सेशन दीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। फ्रूट कैसे पकता है? वही तो बोला, इथिलीन की वजह से। पौधों से क्या निकलता है? इथिलीन गैस रिलीज होती है जो उसको पकाती है अपने आप। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।